हेलो फ्रेंड्स। ये यूपी का कुछ करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट जो नेशनल लेवल पे हुआ है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने विजन आईएएस का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था। तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं, फैक्चुअल चीज़ें यूपी पीएससी के लिए मैं पढ़ा देती हूँ आपको। तो इस पे आप थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। मैंने विजन आईएएस वाला एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया था जो पीटी 365 आई थी, इसलिए मैं ये वाला आपको कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा जाने से पहले, एग्ज़ाम के पहले, इसलिए ये वीडियो डालना ज़रूरी था। सबसे पहला जो है ग्लोबल कैट्स रिकग्निशन। तो इंडिया के जो भी 14 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी जुलाई 2021 में उनको ग्लोबल कैट्स रिकग्निशन दिया गया है कि उन्होंने ग्लोबल जो टाइगर कंजर्वेशन है वो बहुत अच्छे से किया है। कैट्स जो प्रोग्राम है, अगर क्वेश्चन आता है कैट्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच एनिमल, तो देन यू शुड उसमें आपको आंसर में टिक लगाना है दैट इज रिलेटेड टू टाइगर। ठीक है, तो टाइगर की कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल कैट्स प्रोग्राम लाया गया है। और ये जो है टाइगर बस की कंजर्वेशन के लिए नहीं लाया गया है। पहले जब लाया गया था तो सिर्फ टाइगर के लिए, बट उसके बाद वो एक्सटेंड कर दिया कि इसके अंदर लेपर्ड्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो और भी कुछ कुछ एनिमल्स जो हैं इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। तो ये सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो कंजर्वेशन कैट्स का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये कैट्स जो है एक्रीडिएशन टूल है जो ग्लोबल कोएलिशन है टाइगर रेंज कंट्रीज का। आई होप आपको पता होगा 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है हमारे पूरे वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 13 टाइगर रेंजेस कंट्रीज के जो है ये ग्लोबल कोएलिशन है, मतलब सबने मिलके एक साथ लाके टाइगर कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। 14 जो टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया से जिनको ग्लोबल रिकग्निशन मिला है, तो 14 टाइगर रिजर्व के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं पीएससी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुधवा दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व। इट इज द वन टाइगर रिजर्व जो ग्लोबल कैट्स प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी से कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। अब अगर हम और भी स्टेट्स की बात करें तो 14 टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें तो मानस, काजीरंगा एंड ओरांग जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व वो आसाम से बिलोंग करते हैं। 3 जो टाइगर रिजर्व है आसाम से। फिर सतपुरा, कान्हा, पन्ना जो है मध्य प्रदेश से है। और पेंच भी, ठीक है, पेंच जो है महाराष्ट्र से है। इसमें आई थिंक गलत लिखा है, पेंच जो है वो भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, फिर आते हैं वाल्मीकि जो है बिहार से है, दुधवा उत्तर प्रदेश से है, सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल से है, पराम्बिकुलम जो है केरला से है, एंड बंदीपुर कर्नाटका, एंड देन मुद्दुमलाई एंड अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु से है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यूपी का तो आपको याद हो गया होगा आई थिंक, मैंने जिस हिसाब से बताया कि दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी से बिलोंग करता है। फिर 3 टाइगर रिजर्व जो है आसाम से, मानस, काजीरंगा एंड ओरांग। और 4 टाइगर रिजर्व जो है हमारे मध्य प्रदेश से, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच। वाल्मीकि जो है वो बिहार से, सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल से, पराम्बिकुलम जो है केरला से, एंड बंदीपुर कर्नाटका, एंड देन मुदुमलाई एंड अनामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ओके, तो दिस इज द, अगर क्वेश्चन आए कि कितने टाइगर रिजर्व्स हमारे ग्लोबल कैट्स रिकग्निशन उनको मिला है, तो 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला है। ओके, नाउ लेट्स कम टू एलिसन। ये क्या है? एक ब्लैक स्क्वेरल है जो अभी बहुत रेयरली इंडिया में मिलता है। तो एलिसन क्या है? ब्लैक स्क्वेरल है जिसका नेम्ड किसने दिया है? यूके बेस्ड साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने जब एनिमल को आइडेंटिफाई किया उसके बाद ही इसको नेमिंग दी गई है। अगर हम बात करें तो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ब्लैक एनिमल जो है ये वेरिएंट है इंडियन 3 स्ट्रिप्ड पाम स्क्वेरल जो है उनका वेरिएंट है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एलिसन क्या है आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज ब्लैक स्क्वेरल है। ठीक है, जो कि रियली इंडिया में फाउंड हुआ है। फिर आते हैं इंडियाज बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट। तो इंडिया का बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ स्टेट ने अभी बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो इंडिया का बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट विल कम अप ऑन 885 एकर्स ऑफ लैंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। याद रखिएगा बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट हमारा कहाँ पे आने वाला है? छत्तीसगढ़ में आने वाला है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से। ये जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये लाएंगे। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 3 करोड़ रुपीज़ है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए इंडिया का बिगेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट कहाँ पे आने वाला है? छत्तीसगढ़ स्टेट में। ओके, देन लेमुरु एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो लेमुरु एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो
ये याद कर लीजिए। और इन जून 2021 स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट आस्क्ड द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कि उन्होंने बोला है कि आप जो है प्रेजेंटेशन बनाइए कि एरिया जो है डिक्रीज किया जा रहा है फ्रॉम द प्रपोज्ड रिजर्व कितने से 450 स्क्वायर 1995 स्क्वायर किलोमीटर से 450 स्क्वायर किलोमीटर किया जा रहा है, ठीक है। तो लेमोरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वो छत्तीसगढ़ में है। ये आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम में ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इट डजेंट, आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इतना पूरा उसमें पढ़ें, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज अभी 24 को पेपर है, तो मे बी आपको हेल्पफुल हो। तो लेमोरू जो है ये वन ऑफ द 2 एलिफेंट रिजर्व है जो प्लान किया गया है कि हमको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जो है प्रिवेंट करना है। जो भी एलिफेंट जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड से मूव हो रहे हैं, झारखंड और उड़ीसा से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उन सबको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाना है, प्रिवेंट करना है। ओके, तो दिस इज़ द लेमोरी एलिफेंट रिजर्व। नाउ कम्स टू नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। अभी कहाँ पे खुला है, सेटअप करने की बात की है, पटना में सेटअप करने की बात की है। तो याद रखिए, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बात की है, पटना में बात की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिगिन किया है। ये बिग स्टेप लिया है कि जो भी हमारी डॉल्फिन हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आई होप 3 डॉल्फिन है, इरावडे डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन एंड गैंगटिक रिवर डॉल्फिन। तो ये तीनों जो है हमारी जो डॉल्फिन है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में बिलोंग करती है, IUCN स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। बिहार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है अभी रिसेंटली उन्होंने क्लियर किया है कि कंस्ट्रक्शन जो है इसका करना है, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्ट करना है, अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट करने की बात की है। तो ठीक है, तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, पटना में होगा। देन लेट्स कम टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी मैंने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा बिहार से है और ये किस में है, ग्लोबल कैट्स रिकग्निशन प्रोग्राम के अंदर आया है। 14 टाइगर रिजर्व्स में से एक टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। ये किस लिए अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो वल्चर हमारी कम्युनिटी है, जो वल्चर्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए जो है ये इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। तो अब प्रपोज प्लान क्या है कि वल्चर कंजर्वेशन जो है हमको सेंड करना है टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेट किसके बीच में, इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। किस रिवर में है, गंडक रिवर में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन सी रिवर में है, गंडक रिवर में है। ये जो है ओनली नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है बिहार का, याद रखिएगा, ओनली नेशनल पार्क एंड ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। फिर आते हैं ग्लेशियर लेक एटलस। ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन ने अभी इसको कंडक्ट किया है, ये निकाला है एटलस। ये हमको एटलस बताता है कि जो भी ग्लेशियर्स लेक है हमारे गंगा के रिवर बेसिन में जो भी प्रेजेंट है, इसका ओरिजिन जो हुआ है हमारा हिमालयस से हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हिमालयस जो है स्नोई एरिया है, वहीं से जो है सारी रिवर्स हमारी फ्लो होती हैं। तो आई होप आपने पढ़ा होगा सब्सिक्वेंट इनसिक्वेंट, वो आई थिंक मैंने ज्योग्राफी में भी पढ़ाया आपको। तो उसी चीज़ों से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती हैं, तो उनका जो कैचमेंट एरिया होता है गंगा रिवर बेसिन का, वो बहुत बड़ा होता है, 24,709 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसलिए वहाँ पे ग्लेशियर्स लेक भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है किसने रिलीज़ किया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। और गंगा बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है हमारे कंट्री का। ओके, तो दिस इज़ द ग्लेशियर लेक एटलस। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन रिलीज़ करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन ये रिलीज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू लास्ट आइस एरिया। ऑन जुलाई 1, 2021 अब पेपर एक पब्लिश किया गया है, जनरल कम्युनिकेशन अर्थ एनवायरमेंट, ये एक जनरल पब्लिश किया गया। तो रिसर्चर्स ने नोट किया कि अभी जो है बात की जाए तो लास्ट जो आइस एरिया है वो वहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन में सी आइस हमको मिला गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा सी जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इसके कारण जो है लास्ट आइस एरिया जो है जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हमारे सी आइस का मिला। ये पार्ट किसका है, आर्टिक आइस का पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिक आइस का पार्ट है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रीनलैंड। आई होप आपको पता होगा, ग्रीनलैंड US के बाजू में, कनाडा के बाजू में, एंड इधर यूरोप के इधर साइड लोकेटेड है।
अभी जो है कि उसको जब मेल्ट होना था उससे पहले वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए लास्ट आइस एरिया कहाँ पे है, आर्टिक आइस में है, ठीक है। फिर आते हैं आई ऑफ फायर। अभी क्या है, ओशियन सरफेस को, जो ओशियन सरफेस में जो फायर होता है उसको इन्होंने नेम क्या किया है, आई ऑफ फायर, क्योंकि ये एरप्ट कहाँ पे हुआ है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। आई होप आपको पता होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, युकाटन पेनिनसुला कहाँ पे है, तो वहाँ से ये एरप्ट हुआ है। ये जनरली किस लिए, ये एक्चुअली वॉल्केनो की तरह एरप्ट हुआ है, इसलिए इसको आई ऑफ फायर बोला गया है, बट ये वॉल्केनो एक्चुअली में ये वॉल्केनो नहीं है। फायर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे गैस लीक हो गया अंडर द सी, जो भी पाइपलाइन होती है अंडर द सी हम बिछाते हैं, जो भी सी के अंदर बिछाते हैं, तो उसमें जो है उससे गैस लीक हुआ, जिसके कारण जो है हमारा ओशन सरफेस में फायर जनरेट हुआ, तो इसीलिए उसको बोला गया है आई ऑफ फायर। तो क्वेश्चन अगर आए आई ऑफ फायर कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को, अभी ओशन सरफेस पे जो भी फायर हुआ है तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के उस एरिया पे हुआ है, तो उसको आई ऑफ फायर बोला गया है, ठीक है। फिर आते हैं सब ग्लेशियल लेक्स इन अंटार्कटिका। साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है 2 न्यू सब ग्लेशियल लेक्स बिलो द थिक आइस सरफेस इन अंटार्कटिका, यूजिंग नासा का जो आईसेट मिशन है, आईसेट जो सैटेलाइट है उससे लॉन्च किया गया है, कि जो भी हमारा अंटार्कटिका है वहाँ पे सब ग्लेशियल्स लेक्स हैं। सब ग्लेशियल्स लेक मतलब आइस के नीचे जो भी लेक्स बनी है, मतलब ऊपर तो आइस आपको दिखेगा बट नीचे जो है आपको लेक टाइप का दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे नीचे अगर आप आइस को तोड़ेंगे तो वहाँ पे पानी होता है, ठीक है। तो द सैटेलाइट मेजर्स द हाइएस्ट हाइट ऑफ आइस सरफेस विच डिस्पाइट इट एनॉर्मस थिकनेस राइजेस और फॉल एज लेक्स फिल और एम्प्टी अंडर द आइस शीट, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए सब ग्लेशियर लेक्स हमको कहाँ मिला है, अंटार्कटिका में मिला है। नाउ लेट्स कम टू 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो आपको पता होगा ये हमारा 52nd टाइगर रिजर्व है। मैंने ये आपको एनवायरमेंट वाला जो अपडेटेड पार्ट आया था PT 365 का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि रामगढ़ विजडरी सेंचुरी जो है हमारे राजस्थान की, राजस्थान में है, और ये हमारा 52nd टाइगर रिजर्व है। 51st भी हमने बताया था और बहुत सारे बच्चों ने हमको रिप्लाई भी दिया था कि 51st कौन सा है और कहाँ पे है, तो ये भी याद कर लीजिए 51st जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो आप मुझे नेम जो है आप फिर से मुझे बताएंगे। तो रामगढ़ विजडरी सेंचुरी जो है ये 52nd टाइगर रिजर्व है, ठीक है। राजस्थान का ये 3rd टाइगर रिजर्व है आफ्टर द राठमबोर टाइगर रिजर्व, सवाई सरिक्षा टाइगर रिजर्व और मुकुंद्र हिल्स टाइगर रिजर्व के बाद जो है ये 4th टाइगर रिजर्व है हमारा राजस्थान का। फिर आते हैं क्रोकोडाइल स्पीशीज ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है हैज़ एमर्ज्ड एन ओनली स्टेट, याद रखिएगा उड़ीसा जो है सिर्फ ओनली स्टेट है जहाँ पे तीनों क्रोकोडाइल्स हमको मिलते हैं। ऑल द 3 जो स्पीशीज़ हैं क्रोकोडाइल्स की हमको कहाँ पे मिलती हैं, उड़ीसा में मिलती है। तो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं क्रोकोडाइल्स की, पहला हो गया हमारा घड़ियाल्स, दूसरा हो गया हमारा मगर, एंड तीसरा हो गया हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो दीज आर द 3 क्रोकोडाइल्स जो हैं। सिर्फ उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तीनों क्रोकोडाइल्स मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उड़ीसा में ही मिलती हैं, बाकी स्टेट्स में भी मिलती हैं, बट ये तीनों जो हैं, तीनों जो क्रोकोडाइल्स हैं एक साथ अगर बात की जाए तो उड़ीसा में मिलती हैं। तो फ्रेश वाटर घड़ियाल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर पे रहती हैं। तो घड़ियाल्स जो है फ्रेश वाटर, ये कहाँ पे, महानदी रिवर में मिलती हैं। मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की बात की जाए तो वो भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलती है, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलती हैं। और घड़ियाल्स जो हैं वो मगर से डिफरेंट होती हैं, जनरली वो ह्यूमंस को हार्म नहीं करती। घड़ियाल्स शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लिस्टेड है। तो दिस इज़ घड़ियाल्स। उड़ीसा जो है ओनली स्टेट है जहाँ पे तीनों क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। फिर आते हैं रेसर स्नेक। तो अभी न्यू स्पीसीज जो है रेसर स्नेक की वो कहाँ पे मिली है, तमिलनाडु में मिली है। तो उसका नाम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी साइंटिफिक नेम है वो जनरली पूछते नहीं है। तो आप इतना याद कर लीजिए कि न्यू स्नेक स्पीशीज़, रेसर स्नेक स्पीशीज़ कहाँ पे मिली है, अभी तमिलनाडु में मिली है। इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉन वेनेमस है, ये भी याद कर लीजिए। IUCN स्टेटस इनका वर्नरेबल कैटेगरी का है। फिर आते हैं ज़ाइलोफिस दिपाकी। अगर बात की जाए इन द बिगनिंग ऑफ 2021 एक टाइनी वुड स्नेक मिला है, जो कि फैमिली किससे बिलोंग करता है, पैराडिए ज़ाइलोफिस अभी डिस्कवर की गई है। ये क्या है, एक स्मॉल जीनस है स्नेक का, मतलब जो स्नेक होते हैं बड़े बड़े होते हैं तो उसके स्मॉल जीनस है स्नेक का, जो कि जिसका नाम दिया गया है ज़ाइलोफिस दिपाकी। ये
अभी कहाँ पे सबसे पहली बार फाउंड हुआ था, कोकोनट प्लांटेशन जो है कन्याकुमारी में, वहाँ पे सबसे पहले मिला था ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइलोफिस दिपाकी, ये कहाँ पे मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तमिलनाडु एरिया में एंडेमिक है ये, और सदर्न वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। फिर आते हैं कॉर्पस फ्लावर। तो कॉर्पस फ्लावर अभी ब्लूम्ड हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, अभी मिला है अमेरिका में। ये जो है नेटिव है, रेन फॉरेस्ट जो है हमारे इंडोनेशिया में, अगर जो इंडोनेशिया में हमारे रेन फॉरेस्ट है उसका नेटिव है। ये एक अल्ट्रा रेयर प्लांट है जो कि ब्लूम्स, जो कि हर 7 से 10 साल में एक बार उगता है। इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस फ्लावर, इसलिए बोलते हैं उसको बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट रोटन स्मेल विच इज़ लाइक रोटन कॉप्स। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है कॉप्स फ्लावर बोलते हैं, और ये एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। तो कॉर्पस फ्लावर अभी कहाँ मिला है हमको, अमेरिका में मिला है। फिर आते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है अभी ब्रोक हो गया है, मतलब टूट गया है अंटार्कटिका में। ठीक है, ये किससे स्पॉट किया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो भी सैटेलाइट है उससे हमने स्पॉट किया है इसको। A76 भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। A76 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है अंटार्कटिका, वो अभी टूटा है। तो ये किस वजह से टूटा है, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग जो है इसकी वजह से टूटा है। आई होप आपको पता होगा, जब मैंने आपको वेदरिंग पढ़ाया था तो वेदरिंग में मैंने आपको एक्सफॉइलेशन पढ़ाया था, अनलोडिंग पढ़ाया था कैसे होता है, और फ्रैक्चरिंग पढ़ाया था, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग भी पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारा एक आई शीट रहता है, ठीक है, आई शीट रहता है, अगर थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज हुआ, वार्म हुआ टेम्परेचर, तो पानी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होता है और वो क्रैक्स पे घुसता जाता है उस आई शीट के। फिर उसके बाद फिर से वो जैसे ही ठंड हुआ, कोल्ड रात में क्या हुआ, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो फिर से वो जम जाता है, फिर सुबह वो थोड़ा सा वो होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंशन होने लगता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो आइस शीट ब्रोक होता है। तो इसलिए जो है ये हाइड्रोफ्रैक्चरिंग इसे ही बोलते हैं। ये वायलेंटली फोर्सेस हैं जो कि फ्रैक्चर्स से ओपन होती हैं और आइसबर्ग को ब्रेक करती है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग कहाँ पे मिला है हमको, अंटार्कटिका में मिला है। फिर लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। तो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी पार्टिसिपेट किया है लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, जो कि होस्ट किसने किया था, प्रेसिडेंट ऑफ USA ने। इसका थीम क्या है, आर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030। इसमें जो COP26 जो है अभी होने वाला था ग्लासगो में, वो अभी पोस्टपोन हो गया था। तो ये कब होने वाला है, नवंबर 2021 में होने वाला है। इसके लिए जो है ये लीडर समिट हुआ है। फिर आते हैं उड़ीसा सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अभी उड़ीसा का सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है अभी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, महेंद्रगिरी रीजन में। महेंद्रगिरी जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक जो है उस स्टेट की, उड़ीसा स्टेट की जो है महेंद्रगिरी क्या है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व अभी किसने वो किया है, अगर क्वेश्चन आता है तो उड़ीसा ने किया है। फिर आते हैं ब्लू नेचर अलायंस। ब्लू नेचर अलायंस जो है ये एम्बिशियस ग्लोबल पार्टनरशिप है, किस चीज़ के लिए, ओशियन के कंजर्वेशन के लिए। तो ये किसका कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, मेंडेरो फाउंडेशन, रोब एंड मेलाली वेल्टन फाउंडेशन एंड प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, तो ब्लू नेचर अलायंस इन सब का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है। अलायंस जो है ये टारगेट क्या कर रहा है कि हमको 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमको कंजर्व करना है ओशियंस का 5 साल में, प्रोटेक्ट करना है हमको 5% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इन 5 ईयर्स, एंड हेल्प करना है वर्ल्ड को कि वो 30% ओशियन कंजर्वेशन जो है बाई 2030 तक अचीव कर सके। तो 3 इसके अंदर है, 18 स्क्वायर किलोमीटर हमको ओशियंस का कंजर्व करना है 5 साल में, 5% वर्ल्ड ओशियन जो है 5 साल में हमको उनको प्रोटेक्ट करना है, और हेल्प करना है हमको वर्ल्ड को कि 30% जो है ओशियन को हम कंजर्व कर सके बाय 2030। तो ब्लू नेचर अलायंस इज रिलेटेड टू व्हाट, ओशियन कंजर्वेशन। नाउ लेट्स कम टू फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। ऑन 7 मार्च 2021 की बात की जाए तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखिए, इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है वो डेवलप किसने किया है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने डेवलप किया है। और ये इसका एरिया कितने एरिया में स्प्रेड होता है, अराउंड 13 एकर्स। सेंटर जो है वो हमको हेल्प करेगा रिविटलाइज करने में कि ह्यूमन हेल्थ और वेलबिंग प्रोटेक्ट होती रहे और हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी ग्रो होता रहे। हीलिंग सेंटर्स जो है ये इंस्पायर्ड किससे हुए हैं हम, जापानीज टेक्निक ऑफ फॉरेस्ट बाथिंग।
ठीक है। तो दिस इज फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, कहाँ पे खुला है? उत्तराखंड में खुला है। नाउ लेट्स कम टू ऑलिव रिडले टर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, जो हमने PT 365 का अपडेटेड मटेरियल पढ़ा था उसमें भी, और इसमें भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ऑलिव रिडले टर्टल जो है ये बेस्ट नोन है, उनके किस किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? एरी बड़ा जो है इनका मास नेस्टिंग साइट है, उसके लिए ये जाने जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स आते हैं एक साथ और बीच पे और एग प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए ये जाने जाते हैं। ये मोस्ट एवेंटेड है ऑल द सी टर्टल्स, मतलब सबसे ज़्यादा ये ही मिलते हैं वर्ल्ड में हमारे, और इंडिया में ऑलिव रिडले टर्टल जो है उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। तो गहिर माता बीच जो है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में, ये बिगेस्ट ब्रीडिंग होम है फॉर सी टर्टल फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो हमारे वनरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN की लिस्ट में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑलिव रिडले टर्टल। नाउ लेट्स कम टू सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आई होप आपको पता होगा, 2 फैब को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फैब को। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है कि वो एक सेंटर को स्टैब्लिश करेंगे, किस चीज़ के लिए? वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। एज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट होगा वो? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का पार्ट होगा, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे? वो चेन्नई में स्टैब्लिश करेंगे। तो याद कर लीजिए, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की है? चेन्नई में। India is nearly 4.6% of its lands at wetland. It is not most important. अभी सिर्फ आप फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ख़त्म कर रही हूँ। इंडिया जो है 46, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने वेटलैंड साइट्स जो हैं हमारे रामसर कन्वेंशन में, तो 46 जो हैं वेटलैंड साइट्स जो हैं हमारे रामसर कन्वेंशन में आती हैं इंडिया से। अभी 6 जो हैं अभी लास्ट में जुड़ी हुई है, तो इसलिए याद कर लीजिए कितनी वेटलैंड हमारे जो है रामसर कन्वेंशन साइट्स में आती हैं। तो 46 वेटलैंड्स जो हैं इंडिया से रामसर कन्वेंशन साइट्स में आती हैं। और यूपी में जो है सबसे हाईएस्ट वेटलैंड है, ये भी याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स बिलोंग करती हैं। फिर रामसर कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए प्रमोट किया जाता है। ये 1971 में ईरान में हमने अडॉप्ट किया था। 2021 जो है ये 50th एनिवर्सरी है रामसर कन्वेंशन की। ठीक है, तो दिस इज़ रामसर कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू डीनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी डीनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया है डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? हमारा मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया है, मांडू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मांडू इज़ नॉट, पर अगर आप MP का एग्जाम दे रहे हैं तो मांडू आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है। बट अगर आप ओवरऑल यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इट इज़, और स्टेट कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको यही पता होना चाहिए कि डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम कहाँ पे स्टैब्लिश किया है? मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया है। तो डायनासोर एडवेंचर पार्क जो है ये फर्स्ट मॉडर्न फॉसिल पार्क है कंट्री का, जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश में। डायनासोर्स एग्स एंड लार्ज स्टोन्स आर ऑल्सो प्लेस्ड इन फॉसिल पार्क। ठीक है, उनके लार्ज स्टोन्स और उनके एग्स भी प्लेस किए जाएंगे, और उसको किस नाम से जाना जाएगा? बाजना स्टोन। ठीक है, बाजना जो है हमारे MP में ही एक सिटी है, उसी को बाजना स्टोन के नाम से जाना जाएगा। तो डाइनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल म्यूजियम कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? मध्य प्रदेश में, मांडू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नाउ लेट्स कम टू मालियन जायंट स्क्वायर। अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की है कि जो हमारे मालियन जायंट स्क्वायरल जो हैं वो अभी उनका एक्सटेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अभी उन्होंने बोला है कि जो हमारे मालियन जायंट स्क्वायरल हैं उनका डिक्लाइन जो है 90% हो चुका है, इंडिया 90% हो जाएगा इंडिया से बाय 2050। ये क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्वायरल स्पीशीज़ हैं, जो कि इनकी बॉडी जो होती है, अपर बॉडी जो होती है वो डार्क होती है, और ये जो है बुशी टेल्स होते हैं इनके, और ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमको? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड में मिलते हैं। और इंडिया जो है 3 जायंट स्क्वायरल स्पीशीज़ का घर है, जो कि 3 कौन सी आती है? इंडियन जायंट स्क्वायरल, ग्रिजल जायंट स्क्वायरल एंड मलयन जायंट स्क्वायरल। ठीक है, ये जो है सारी जो है पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है हमको। ठीक है, तो ये हो गया।
नाउ लेट्स कम टू हवाना सिंड्रोम। तो अभी रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस ने, यूएसए ने अभी इन्होंने फाउंड किया है कि डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन टू बी प्लॉसिबल कॉज ऑफ सिकनेस एक्सपीरियंस बाय इट्स डिप्लोमेट सैंक्शन इन हवाना एंड क्यूबा। तो हवाना सिंड्रोम है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नेम किसने दिया है? एक सिकनेस जो होती है किसी चीज़ की, उसको नेम दिया गया है, जो कि यूएस डिप्लोमेट्स ने अभी ऑब्जर्व किया था 2016 में क्यूबा में। ये सिम्टम्स है जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इलनेस होते हैं, न्यूसिया होते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, सर दर्द होता है, फटीग होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है। तो दिस इज़ हवाना सिंड्रोम। नाउ लेट्स कम टू कैनबिस रिमूव फ्रॉम मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी। तो कैनबिस आई होप आपको पता होगा कि ये जो है एक मेडिसिनल प्लांट है जो मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट इसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अभी इनको पहले ये क्या थे, सेकेंड मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी में थे, बट 2 दिसंबर 2020 को यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स ने अभी कैनबिस को रिमूव कर दिया मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से। यूएन ये डिसीजन जो है इंक्लूडेड द रीक्लासिफिकेशन ऑफ कैनबिस आउट ऑफ मोस्ट डेंजरस कैटेगरीज। ये कौन करता है? जो हमारी यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स और ड्रग्स जो है, ये हमारा ये जो मोस्ट डेंजरस ड्रग कैटेगरी से चीज़ें जो हैं वो रिमूव करते हैं और उनको ऐड करते हैं। फिर आते हैं सैंड ड्यून पार्क्स। तो अभी सैंड ड्यून पार्क्स कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये आपको याद रखना है कि गोवा में इस्टेब्लिश करने की बात की है वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से। ये जो है इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क है जो कि गोवा में इस्टेब्लिश होगा। याद रखिएगा, इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ पे है? गोवा में इस्टेब्लिश करने की बात की है। सैंड ड्यून्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुनामी से बचाने के लिए। जो हमारी वेव्स आ रही हैं, टाइड्स आ रही हैं, उन सबसे बचाने के लिए जो है ये कोस्टल एरियाज में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कोस्टल एरियाज को, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स जो है हमारा कहाँ पे, फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की है? गोवा में। फिर उत्तराखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है जो कि रामसर में इंक्लूड की गई है। ये कौन सी रिवर में है? बैंक ऑफ यमुना जो रिवर है उसमें ये इस्टेब्लिश है। और ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है, और रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तराखंड से बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंडियाज़ वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो आसन कंजर्वेशन रिवर जो है देहरादून का, कबर तलाल वेटलैंड ऑल्सो नोन एज कन्वर झील जिसको बोलते हैं बिहार का, वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अभी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया कबरताल वेटलैंड, और जिसको कन्वर झील भी बोला जाता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? बिहार से। फिर आते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी 8 बीचेस को दिया गया है इंडिया के। तो आप याद रखिए किन बीचेस को दिया गया है? 8 बीचेस को दिया गया है इंडिया से। 8 बीचेस जो हैं, 5 जो हैं स्टेट से बिलोंग करती हैं और 2 जो हैं यूटीज से बिलोंग करती हैं। तो लेट अस रिवाइज द नेम ऑफ दीज बीचेस। तो पहला है शिवराजपुर, द्वारिका गुजरात में है, घोघला दीव में है, कसरकोड और पदुविद्री जो है कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन पुरी उड़ीसा में है, एंड राधानगर जो है अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। तो दीज आर द 8 बीचेस जो इंक्लूड हुई हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में। तो पहली कौन सी है? फर्स्ट इज शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, घोघला दीव में है, कसरकोड पदुविद्री कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन उड़ीसा में है, राधानगर अंडमान एंड निकोबार में है। इंडिया जो है पहली कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन में जो कि अचीव की है ये। और 50 कंट्रीज़ जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में आती हैं उसमें जो है इंडिया भी अब उसमें शामिल हो गई है। पहले जो है इंडिया की कोई भी बीचेस नहीं थी। फिर आते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इको लेवल है। जो हमारी बीचेस हैं, जो हमारी साफ़ सुथरी बीचेस हैं, मरीन बीचेस हो गई, वहाँ पे टूरिज्म सस्टेनेबल है, तो उन सबको दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये कौन देता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो है ये डेनमार्क में इस्टेब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है। ये किसको किसको दिया जाता है? बीचेस को, मरीन्स को, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म को, इन सब चीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में हमारी इंडिया की कितनी साइट्स हैं? 8 साइट है। फिर आते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कौन रिलीज़ करता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड वाइड फंड रिलीज़ करती है, और ये 2 साल में एक बार रिपोर्ट रिलीज़ होती है। तो बाई एनियल रिपोर्ट है, याद रखिएगा, बाई एनियल, एवरी 2 ईयर्स में एक बार रिलीज़ होती है, और ये सिंस 1998 से रिलीज़ हो रही है। फिर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने की,
ठीक है, इतना सब कुछ नहीं। तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है अभी लॉस कहाँ पे हुआ है, लैटिन अमेरिका में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो रिलीज करती है एवरी 2 ईयर्स में। फिर आते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, जो कि पतनल वेटलैंड। ये कहाँ पे है याद रखिए, ये मैंने आपको आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पे अभी फायर हुआ है, जिसके कारण जो है ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है। कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ठीक है, तो याद कर लीजिए ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये बोलीविया और पैराग्वे में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट ब्राज़ील में जो है ये है। तो अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट फायर हुआ है अभी 2 डेकेड्स में अगर बात की जाए। ये जो है नेचुरल रीजन है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया है और वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, ब्राज़ील में। मोस्टली इसके कुछ पार्ट्स जो है एक्सटेंड होते हैं बोलीविया और पैराग्वे में भी, और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। ठीक है, तो पंतनल वेटलैंड कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ओके, साउथ मतलब अगर बात की जाए साउथ अमेरिका। फिर आते हैं इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018। तो 4th साइकिल जो है इंडिया का, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का जो है 2018 में हुआ था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको ऐड किया गया है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है जो कि होता है, ये हर 4 साल में होता है। ठीक है, तो टाइगर एस्टिमेशन सर्वे कब होता है, हर 4 साल में होता है, क्वाड्रेनली। ठीक है, बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये करती है, विद टेक्निकल बैक स्टॉपिंग फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे जो है ये होता है 4 साल में एक बार। इंडिया जो है अभी इंडिया ने अचीव कर लिया है सेंट पीटर्सबर्ग में डबल द टाइगर, जो हमारा एम था कि हमको टाइगर को डबल करना है, वो अभी अचीव कर लिया है बिफोर द टारगेट। हमको डबल कब तक करना था, 2022 तक करना था, बट हमने उससे पहले ही डबल कर लिया है टाइगर को, इसलिए हमारा जो है इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है ये टारगेट। फिर आते हैं डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है, आसाम में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे है, तो आसाम में है। अभी इसको आसाम गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम नेशनल पार्क बनाएंगे। पहले ये क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब नेशनल पार्क बनाएंगे। तो आई होप आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, तो ये जो है किसके अंदर आते हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके अंदर आते हैं। और इसमें जो है हमारे जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको जो है कौन स्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अभी आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम अपग्रेड करेंगे, नेशनल पार्क बनाएंगे। ये जो है लार्ज देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, जो कि कहाँ पे स्प्रेड होता है, कोल और ऑयल रिच रीजन जो है आसाम का, वहाँ पे स्प्रेड होता है। ये जो है लास्ट रिमेनिंग कंटेगुअस पैच है, जो कि रेन फॉरेस्ट आसाम में मिलता है उसका। फिर आते हैं तो डेहिंग पटकाई कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए, तो कहाँ पे है, आसाम में है। फिर आते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ये कौन रिलीज़ करती है, येले यूनिवर्सिटी जो है वो रिलीज़ करती है। ये इंपॉर्टेंट जाता है, कौन रिलीज़ करती है, तो येले यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है। ये इंडेक्स 32 पैरामीटर्स पे बेस्ड है अक्रॉस 11 कैटेगरीज पे। अगर 2020 की रैंकिंग बात की जाए तो यहाँ पे पहली बार इंक्लूड किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट मैट्रिक और CO2 एमिशन फ्रॉम लैंड कवर चेंज। डेनमार्क जो है वो पहला उसको रैंक फर्स्ट दिया गया है, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड उसको फॉलो करते हैं। और इंडिया का जो रैंक है 168 है, याद रखिएगा इंडिया का जो रैंक है 168 है। और इंडिया वर्स्ट है 5 कैटेगरी में, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एयर क्वालिटी, हैवी मेटल्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनमें वर्स्ट है। तो इंडिया का रैंक 168 था, याद कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था आई थिंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो उन्होंने 2000 इस साल की रैंकिंग ना पूछ के पिछले साल की रैंकिंग पूछ ली थी, तो उसमें आया था। ठीक है, तो डेनमार्क जो है इंडिया का रैंक कितना है, 168 है। फिर आते हैं काजी 106F, ये एक टिग्रेस है, फीमेल है, एफ का मतलब हो जाता है फीमेल। तो काजी 106 जो है ओनली गोल्डन टाइगर है, जो कि हमको कहाँ मिला है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला है, जो कि कहाँ पे है, आसाम में है। ठीक है, तो इसको टैबी टाइगर भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं। तो टैबी टाइगर, स्ट्रॉबेरी टाइगर किसको बोलते हैं, ओनली गोल्डन टाइगर जो है काजीरंगा में मिला है। फिर गोल्डन बर्ड विंग हिमालयन बटरफ्लाई है, जिसका नाम दिया गया है गोल्डन बर्ड विंग। ये इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, याद
याद रखिएगा इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, जो कि कहाँ पे मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है, नेपाल, बर्मा, चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सारे एरियाज़ में मिलता है जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं। फिर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। तो गोल्डन बर्ड विंग कहाँ पे मिला है, हमारे हिमालयन एरिया में मिला है गोल्डन बर्ड विंग, जिसको हिमालयन बटरफ्लाई बोलते हैं, लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। फिर आते हैं नाकाडूबा सिन्हला रामस्वामी। ये क्या है, एक न्यू सब स्पीशीज़ है ऑफ द 6 लाइन ब्लू बटरफ्लाई, जिसको नेम किया गया है ये, और ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है, वेस्टर्न घाट्स में हुई है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट्स में, तमिलनाडु एंड केरला। ये एक और एडिशन है बटरफ्लाई में, मतलब जितनी भी बटरफ्लाई बिलोंग करती है उसमें एक नया एडिशन है। तो नाकाडूबा सिन्हला रामस्वामी क्या है, एक न्यू सब स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की। फिर आते हैं लिटोरिया मीरा। ये क्या है, एक फ्रॉग की स्पीशीज़ है जो कि न्यू गिनिया में फाउंड हुई है। ये एक ट्री फ्रॉग की जीनस है, और मीरा कम्स फ्रॉम लैटिन मीरम विच मीन्स स्ट्रेंज और सरप्राइज। ठीक है, तो ये लिटोरिया मीरा कहाँ पे मिले हैं, न्यू गिनिया में मिली है। फिर आते हैं मोरिंगा पाउडर। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी सपोर्ट किया है प्राइवेट एंटिटीज़ को कि आप जो है मोरिंगा पाउडर को एक्सपोर्ट करिए फ्रॉम द इंडिया। तो ये जो है इसका यूसेज क्या होता है कि हम जो मेडिसिन होती है, हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा का नेम होता है मोरिंगा ऑयलेफेरा। ये फास्ट ग्रोइंग और ड्राउट रेसिस्टेंस ट्री है। ठीक है, याद रखिएगा ड्राउट रेसिस्टेंट ट्री है। नेटिव कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है। ये वाइडली कल्टिवेट की जाती है फॉर इट्स यंग सीड पॉट्स एंड लीव्स, एंड इसको वेजिटेबल में भी यूज़ किया जाता है और ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, और ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ मोरिंगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था, तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं डोंगशू वैली। ये कहाँ है, नागालैंड और मणिपुर में मिली है। ये अभी फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज़ में है, तो ये कहाँ पे है, आपको ये याद करना है। इसको वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, और लोकेटेड कहाँ पे है, नागालैंड और मणिपुर में। ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है, किसके लिए, जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए जो है ये रिलीज़ करती है। तो ये कौन है रिलीज़ करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो है ये रिलीज़ करते हैं। तीर्थन, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का, वो बेस्ट परफॉर्मर है इसके अंदर, और टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का जो है वर्स्ट परफॉर्मर है। याद रखिएगा, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश का वर्स्ट परफॉर्मर है, और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के बेस्ट परफॉर्मर है। फिर उमेद पाउनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो एक टिग्रेस मतलब फीमेल टाइगर एंड हर 2 कप्स जो हैं अभी उनकी डेथ हो गई है यहाँ पे, कहाँ पे, उम्मद पाउनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो महाराष्ट्र में है, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। तो याद कर लीजिएगा, जो पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में भी है और प्लस यहाँ पे भी है महाराष्ट्र में। तो वो जो था सही था, मैंने उसको आई थिंक गलत पढ़ा दिया था, तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पेंच नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में भी है एंड कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भी है। फिर आते हैं इंडियन पेंगोलिन। तो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी स्ट्रेस किया है कि हमको मॉनिटरिंग जो है उसको स्ट्रिक्ट करना है सोशल मीडिया में पेंगोलिन पोचिंग और ट्रेडिंग के लिए। पेंगोलिन जो है स्केली एंड टीटर मैमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी स्किन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओनली नोन मैमल्स विद दिस फीचर्स। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन जो है इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, एक्सेप्ट कौन से रीजन में नहीं है, एरिड रीजन, हाई हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट। और अगर ये स्पीशीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका यहाँ पे भी मिलते हैं। वाइल चाइनीज़ पेंगोलिन जो है हिमालयन फुटहिल्स में मिलते हैं, ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न ईस्ट, यहाँ सब हर जगह मिलते हैं। कंजर्वेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन पेंगोलिन की ये एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। फिर आते हैं आशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस। आंध्र प्रदेश में अभी मनाया गया है, 2 डे है। इस किसने अंडर द एजिस ऑफ कौन से एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं। ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल वाटर वर्ल्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम का।
और जो कि इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस है, जो कि कौन कोऑर्डिनेट करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट नंबर ऑफ वाटर वर्ड्स जो मिलती हैं हमको वेटलैंड साइट्स में, ठीक है। इंडिया जो है मोर देन 450 साइट्स हैं इसके अंदर। तो एशियन वाटर वर्ड सेंसस कौन रिलीज करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विद वेटलैंड इंटरनेशनल। फिर आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, याद कर लीजिए कहाँ पे है, हरियाणा में क्या है। ये एक बर्ड पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स जो है पार्क है। ये किस लिए फेमस है, माइग्रेटरी एज वेल एज रेसिडेंट बर्ड्स के लिए फेमस है। तो ये इसको अपग्रेड किया गया है नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जुलाई 1991 में। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं कौन कौन से मिलते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा में है। फिर आते हैं डॉपलर वेदर रडार्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है अभी उन्होंने कमीशन किया है 2 of the 10 इंडिजीनियसली बिल्ट एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स विच विल क्लोजली मॉनिटर द वेदर चेंजेस ओवर द हिमालयस रीजन। तो अभी उन्होंने 10 जो इंडिजीनियसली बिल्ड एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स हैं उसमें से 2 उन्होंने कमीशन किया है। किस चीज़ के लिए, कि जो हिमालयस में वेदर चेंजेस हो रहे हैं उनको मेजर करने के लिए। दिस न्यू सिस्टम विल कैप्चर प्रोसेस एंड मेक अवेलेबल फॉर यूज ऑफ सैटेलाइट डेटा विद इन 7 minutes एज अपोज टू 20 minutes टेकन अर्लियर, ठीक है। 10 मिनट में वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ये डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है, इसरो ने डेवलप किया है। और मैन्युफैक्चर किसने किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पे है, बेंगलुरु में। PM 2.5 और एनीमिया। तो अभी IIT दिल्ली ने इन दोनों के बीच में जो है बोला है, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के बाद कि PM 2.5 जो है वो एनीमिया कहीं ना कहीं कॉज करता है जो भी चिल्ड्रन 5 साल से छोटे हैं उनमें। तो PM 2.5 क्या है, ये एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर जो है 2.5 से कम होता है माइक्रोमीटर से, और ये सस्पेंडेड होते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम इन एयर। एनीमिया जो है वो कंडीशन है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उनके नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं। जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो नीड्स वो पूरी नहीं करते, और जनरली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हमको एनीमिया होता है। PM 2.5 एंड एनीमिया हो गया। फिर आते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे सेंट्रल इंडिया का, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता होगा सेंट्रल इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश जो है हमारे सेंट्रल पार्ट में आता है इंडिया के। तो ये जो है कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सेंट्रल इंडिया का। और यहाँ पे स्टेट एनिमल जो है मध्य प्रदेश का वो है बारहसिंघा, जो कि एक्सक्लूसिवली कहाँ पे मिलता है, कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलता है। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स एवरग्रीन साल फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। और ये पहला टाइगर रिजर्व है जो इंट्रोड्यूस किया है मस्कट, ऑफिशियली उन्होंने मस्कट इंट्रोड्यूस किया है, बूर सिंह द बारहसिंघा, ठीक है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है हमारा कहाँ पे है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है सेंट्रल इंडिया का, मध्य प्रदेश में। फिर इंडिया का ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया अपडेटेड मटेरियल में। तो ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी ये किस लिए है, जो भी हमारे आर्टिक रीजन है वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म वो करने के लिए, और जो भी मिनरल ऑयल्स और गैस है आर्टिक रीजन में उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये लॉन्च किया है इंडिया ने ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी। इंडिया का आर्टिक जो एरिया है वो कौन कंसिस्ट करते हैं, आर्टिक ओशियन, एडजेसेंट सीट्स और पार्ट ऑफ अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन, ये सब आते हैं आर्टिक रीजन को जो सराउंड करते हैं। इंडिया जो है अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन आर्टिक में लॉन्च किया था 2007 में, और उन्होंने हिमाद्री जो है रिसर्च स्टेशन सेटअप किया था वहाँ पे, ठीक है। तो हिमाद्री कहाँ पे सेटअप किया था, आर्टिक में सेटअप किया था। फिर आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो NGT ने अभी डायरेक्ट किया है कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट को इंश्योर करना है, जो भी हमने मैनेजमेंट पॉलिसी लाई थी, रूल्स लाए थे, उनको इंश्योर करना है कंट्री में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इसको जो है एक्सटेंड कर दिया है कि आप जो है किसको भी इंक्लूड करेंगे, वैक्सीनेशन कैंप्स हो गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, सर्जिकल कैंप्स हो गए, और अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ जो है वो भी इंक्लूड होंगी इसमें। जो भी हमारे क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लव्स हैं, ब्लड बैग्स हैं, उनको आपको 2 साल के अंदर जो है उनको ख़त्म करना है, फेज आउट करना है, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट करना है आपको लेबोरेटरी बेस्ड का, माइक्रोबियल वेस्ट का, ब्लड सैंपल्स का, इन सबको प्री ट्रीटमेंट करना है। और बायोमेडिकल जो वेस्ट है उनको 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। पहले क्या था, 10 कैटेगरी में डिवाइड करना था, पर 2016 के बाद जब रूल्स आए तो 4 कैटेगरीज में ही डिवाइड करना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्रोवाइड करेगी फॉर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए। कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
फिर आते हैं डोमेस्टिक वेनेडियम डिपॉजिट। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी फाउंड किया है वेनेडियम डिपॉजिट कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये अटैच्ड ऑफिस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। वेनेडियम क्या है, एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है वी। ये स्केल्स एलिमेंट है, हार्ड होता है, सिल्वर ग्रेई होता है, डक्टाइल होता है ये, और स्ट्रेंथ जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। और इसके क्या क्या होते हैं, पेट्रोनाइट, वेनेडेनाइट, रॉस्कोएलाइट एंड कार्नोटाइट। ठीक है, ये प्राइमरली कहाँ पे यूज़ होता है, जो अलाइंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी वहाँ पे यूज़ होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। अगर हम लार्जेस्ट डिपॉजिट की बात करें वेनेडियम की, तो वो हमको कहाँ पे मिला है, चाइना में मिला है, फॉलोड बाय रशिया एंड साउथ अफ्रीका। याद कर लीजिए, लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है हमारा कहाँ पे है, चाइना में, वेनेडियम का। ओके फिर आते हैं आशियान हाउबरा बस्टर्ड। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी इशू किया है स्पेशल परमिट कि दुबई रॉयल फैमिली मेम्बर्स को, कि उनको अलाउ किया है कि आप जो है इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड बर्ड जो हाउबरा बस्टर्ड है उसको आप हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी इसको किसको, दुबई जो रॉयल फैमिलीज होती हैं उनको, उनके मेंबर्स को अभी बोला है कि आप जो है इनको हंट कर सकते हैं। बस्टर्ड जो होते हैं ये लार्ज टेरेस्ट्रियल बर्ड होते हैं जो कि सेवरल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। आईयूसीएन अगर बात की जाए तो उन्होंने 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ बताई है हाउबरा बस्टर्ड की, एक नॉर्थ अफ्रीका में मिलती है, एक एशिया में मिलती है। ठीक है, तो दिस इज़ द 2 थिंग्स जो उन्होंने बताया। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात की जाए तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और जो बॉर्न कन्वेंशन है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसके अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, तो ये हो गया हाउबरा बस्टर्ड। फिर आते हैं नगी नकती बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, बिहार में है। याद कर लीजिए, नगी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में है। बिहार का पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल कलरव जो है वो हेल्ड हुआ है यहाँ पे, मतलब यहीं पर मनाया गया है। नगी डैम और नकती डैम जो है ये 2 सेंचुरीज़ हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जहाँ पे और उसको एक बर्ड एरिया भी बोला जाता है। नागी नकती बर्ड सेंचुरी जो है ये होम है बहुत सारी इंडिजीनियस स्पीशीज़ जो है बर्ड की, उनका घर है। तो नागी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में है। ओके, ये पहला बिहार का फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है जो कि कलरव यहीं पर हेल्ड हुआ है। फिर आते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइज। तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है अभी कहाँ पे मिले हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, मेनली सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में। इंडियन स्टार टॉर्टोइज की अगर बात की जाए तो शेड्यूल 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। ठीक है, तो दिस इज इंडियन स्टार टॉर्टोइज। फिर आते हैं ग्रीन टैक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी बोला है कि हम ग्रीन टैक्स लेवी करेंगे जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, उन सब में जो कि अगर वो 8 साल से ओल्डर हो गए, मतलब 8 साल से, और हाँ 8 साल से आप चला रहे हो, 8 साल से ओल्डर हो गए हैं, तो उसमें जो है आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% और 25% रोड टैक्स पे। ठीक है, 10% रोड टैक्स लगेगा और 25% तक लग सकता है। ये रेवेन्यू जो है ये कलेक्ट किया जाएगा और वो डिफरेंट अकाउंट में रखा जाएगा, जो कि सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाएगा, जो पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, इसलिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन को टैकलिंग करने के लिए, और किसी चीज़ पर और किसी पर्पज़ के लिए ग्रीन टैक्स जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। व्हीकल्स जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, जो अल्टरनेट फ्यूल्स लाइक सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी पे रन कर रहे हैं, सच एस फार्मिंग के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग के, वो जो है एग्जेम्प्टेड है ग्रीन टैक्स के अंदर। तो याद कर लीजिए कौन कौन से व्हीकल जो है उनमें ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी, और फार्मिंग के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब जो है इन पे ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। पर याद कर लीजिए पर्सनल व्हीकल्स पे भी ग्रीन टैक्स लगेगा जब आप रिन्यूअल सर्टिफिकेट लेंगे आफ्टर 15 ईयर्स के बाद जब रिन्यूअल सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको पर्सनल व्हीकल्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स हो गए सच एज सिटी बसेस विल बी चार्ज लोअर ग्रीन टैक्स, उनको देना पड़ेगा। हायर ग्रीन टैक्स किनको देना पड़ेगा, उन व्हीकल्स को जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ में रजिस्टर्ड है। डिफरेंशियल टैक्स विल बी चार्ज। ठीक है, हर फ्यूल के अकॉर्डिंग आपको चार्ज किया जाएगा जो भी टैक्स होगा। तो याद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, हमारा ग्रीन टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने।
ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए अगर वो 8 साल से पुराने तो 10% से 25% तक लगेगा। पर्सनल व्हीकल अगर 15 साल से पुराने हैं तो उसमें ग्रीन टैक्स लगेगा। और जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए, सिटी बसेस हो गए, उनमें जो है कम ग्रीन टैक्स लगेगा। व्हीकल जो है जैसे कि हमारे ट्रैक्टर्स हो गए, CNG फ्यूल्स, इथेनॉल, LPG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो है एग्जेम्प्टेड है ग्रीन टैक्स के अंदर। और डिफरेंशियल टैक्स जो है चार्ज किए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन फ्यूल्स, क्या आप कौन सा फ्यूल टाइप यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि 2011 को सप्रेस कर रहे हैं। ओवर 21 प्रोडक्ट्स जो हैं अभी CFL और मरकरी भी और मरकरी कंटेनिंग लैम्प्स जो है इनके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। फर्स्ट टाइम इसमें जो है प्रोड्यूसर्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्रोड्यूसर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रोड्यूसर्स बेच रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उनको मैनेज करें। डिपॉजिट रिफंड फंड भी इसकी स्कीम जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई है इसके अंदर। पेनल्टी जो है वायलेशन के लिए ये भी इंट्रोड्यूस किया है। अर्बन लोकल बॉडीज़ को असाइन किया गया है कि जो भी उनकी ड्यूटी है कि वो कलेक्ट करें और चैनलाइज करें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रॉपर स्पेस एलोकेट करें फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज़ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। नाउ बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी स्टैंडर्ड वाइल्ड एलिफेंट जो है उसको रेस्क्यू किया गया है वहाँ से। कर्नाटका का ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है कंट्री में, कर्नाटका जो है सेकंड हाईएस्ट टाइगर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं आफ्टर द मध्य प्रदेश। तो याद रखिए टाइगर सेंसस जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट टाइगर्स हैं, एंड देन उसके बाद कर्नाटका फॉलो करता है। ठीक है, तो कर्नाटका में ये लोकेटेड है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये याद कर लीजिए। और ये 3 स्टेट के कंटागुअस जोन में आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, अगर बात की जाए एलिफेंट की तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। फिर आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आई होप आपको पता होगा, ये बहुत बार आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। जब कब आते हैं? जब हमारा जनवरी वाला मंथ होता है, जब हमारा सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, तब ये आते हैं। जनरली शॉवर, स्नो, फॉग ये सब लेकर आते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा आते हैं ये। पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो विंटर लाते हैं और प्री मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, वो जो है हमारे कंट्री में लाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ राबी क्रॉप्स, मतलब वीट जो है हमारा इन्हीं के उससे ग्रो होता है जनरली। बट ये बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी लाते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, फ्लैश फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म्स, इन सब के लिए भी ह्यूमन्स हार्म भी बहुत ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होता है, तो इसलिए भी आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिर आते हैं सेमेरू वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया। तो सेमेरू वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ है? अभी इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है, जो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। ठीक है, और सिनाबंग वॉल्केनो भी जो कहाँ पे, मेरेपी वॉल्केनो जावा और सिनाबंग वॉल्केनो भी जो कहाँ पे मिलता है? इंडोनेशिया में। सेमेरू को नेम किस नेम से जाना जाता है? ग्रेट माउंटेन के नेम से भी जाना जाता है। ये हाईएस्ट वॉल्केनो है जावा में और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, याद रखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, और सेमेरू जो है इंडोनेशिया में आया है। फिर आते हैं इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 22 जून 2021 को यूएन कमिटी ने रिकमेंड किया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको ऐड करो आप इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसको किस में ऐड करने की बात की है? इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, वहाँ का ग्रेट बैरियर रीफ जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, धीरे धीरे उनका जो कंडीशन है वो डिटेरिएट हो रही है, तो इसलिए उसको ऐड किस में करने की बात की है? यूनाइटेड नेशन ने इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करने की बात की है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द वर्ल्ड बिगेस्ट कोरल रीफ सिस्टम जो है वो डिटेरिएट हो रहा है। इन 2015 अगर बात की जाए तो यूनेस्को ने नोट किया है कि जो भी रीफ्स हैं वो जनरली पुअर हो रही हैं और उनका स्टेटस जो है वो चेंज नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए उसको अभी चेंज करने की बात की है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट ऑफ जो भी UPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइएगा। और जो यूपी का करंट अफेयर्स है अभी, तो वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगी कि जल्दी से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 24 का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच।